हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई डाइपोल मोमेंट हमारा P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए होता है, जहाँ पे टू ए हमारी डाइपोल लेंथ होती है और क्यू हमारा जो है मैग्नीट्यूड होता है ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज। ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं कि भाई नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों की भाई जो डाइपोल होता है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ए और बी पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो ए पॉइंट पे हमारा जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और बी पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। तो एक ऐसी एक्सिस जो दोनों चार्जेस से होके पास होती है उसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। और जो दूसरी हमारी एक्सिस होती है जो परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास होती है उसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो ये फिगर हम लोग यहाँ पे देख लें बच्चों की, ये भाई हमारा माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया है। और हमने लिया कि इसका सेंटर पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। तो ए सी हमारा ए हो जाएगा और बी सी भी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। और सी पॉइंट से हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया है पी, जिसकी डिस्टेंस हमारी आर हो गई है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पर हम लोग +1 कूलम का चार्ज लेते हैं। तो भाई नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस 1 कूलम के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज उसको अपने रिपेल करेगा। तो क्योंकि प्लस क्यू बच्चों इसके नज़दीक है +1 कूलम के, इसीलिए ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। इसका जो वेक्टर है E2 वो इसीलिए हमने बड़ा दिखाया है और E1 हमने छोटा दिखाया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई नेट इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ पर E1 निकाल लिया और E2 निकाल लिया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई E1 हमारा फर्स्ट चार्ज के कारण है, माइनस क्यू के कारण। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई E1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4π/0। दिस इज क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट वाले चार्ज की जो दूरी होगी ए पी वो हो जाएगी हमारी ए और प्लस आर। तो हमने इसको लिख दिया है आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया है। राइट। इसी तरीके से हमारा E2 जो है, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π/0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। फिर अल्टीमेटली हमने इसमें से कॉमन ले लिया है क्वांटिटीज को। दिस इज क्यू अपॉन 4π/0। ब्रैकेट में रह गया हमारे पास 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया है। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आइडेंटिटीज लगा के और एलसीएम ले लिया हमने, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा। फाइनली हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हैं हमारी आर प्लस ए का होल स्क्वायर है माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, इनको हम आइडेंटिटी से ओपन कर दिया हमने। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। यहाँ हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। तो भाई इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4π/0। दिस इज 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो 4ar को हम लोग 2a इंटू 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा भाई Q इंटू टू ए तो हमारा P होता है यानी डाइपोल मोमेंट इंटू 2r हो गया अपॉन 4π/0। दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हमने नोट डाउन कर दिया। तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा हमारा एक्सियल लाइन पे वो हो जाता है E इज इक्वल टू 2pr अपॉन 4π/0। दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों की, अगर हमें स्पेशल केस निकालना हो, अगर डाइपोल लेंथ जो है वो हमारी बहुत छोटी हो एज कंपेयर टू आर, तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है लेट 2a इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई डिनोमिनेटर में हम देखेंगे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो ए स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर टू द पावर 4, एक आर आर हमारा कट जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4π/0 r क्यूब।
तो ये तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक वो सॉरी एक्सियल लाइन पे। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज ई वेक्टर इज इक्वल टू 2p वेक्टर देन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल लाइन पे वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी। तो इसको मैं फिगर में भी समझा देता हूँ आपको। तो देखिए होगा क्या कि जैसा हमें पता है कि भाई डाइपोल मोमेंट हमारा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेट इंटेंसिटी भी हमारी राइट में ही होगी क्योंकि E2 हमारा बड़ा है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होगी एक्सियल लाइन पे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पहला डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on the equatorial line of dipole। तो इक्वेटोरियल लाइन मींस एक हमारी वर्टिकल एक्सिस है जो सेंटर से पास होती है डाइपोल के। इसमें भी हमने देखा भाई माइनस क्यू प्लस क्यू दो हमारे चार्जेस हो गए ए और बी पॉइंट पे। ए हमारी डिस्टेंस हो गई है ए सी, और सिमिलरली सी भी जो डिस्टेंस है वो भी ए है। और सी से हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया है पी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ज्वाइन कर दिया ए से लेकर पी तक और बी से लेकर पी तक हमने ज्वाइन कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो भाई यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम का चार्ज एक एज्यूम कर लिया है। तो नेगेटिव चार्ज तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो उसकी डायरेक्शन में हमने E2 ले लिया है। और पी ए की डायरेक्शन में हमने E1 इंटेंसिटी ले ली है विच इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू के कारण है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एपी डिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो आ जाएगी √r² + a², ठीक है। चलिए, अब ए पॉइंट पे हमने एंगल ले लिया, सपोज ये एंगल भी हमारा थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई हमने 10th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल जो साइड्स होती हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल की उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और हम कह सकते हैं कि जब ये एंगल हमारे थीटा थीटा है तो यहाँ पर भी अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी देखिए थीटा एंड थीटा हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं कि भाई E1 के हमने दो कंपोनेंट कर लिए हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा E1 cos थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया E1 sin थीटा, नीचे की तरफ है। इसी तरीके से E2 के दो कंपोनेंट हो गए E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा, ऊपर की तरफ हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे लेफ्ट साइड में हैं दोनों। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हम E1 की वैल्यू निकालते हैं फिगर से तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन AP स्क्वायर। तो AP की जब हमने वैल्यू डाल दी है तो ये आ जाएगा √r² + a² का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ भाई चार्ज के साथ हम माइनस साइन नहीं रख रहे बिकॉज वो जो माइनस है उसी की वजह से इंटेंसिटी हमारी टुवर्ड्स ए पॉइंट है, ठीक है। और वो दूसरा वाला चार्ज हमारा पॉजिटिव है उसी की वजह से वो इंटेंसिटी हमारी बाहर की तरफ है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में जनरली हम चार्ज के साथ साइन नहीं रखते। तो हमने देखा वही E1 की वैल्यू आ गई, ये फाइनली हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन और ब्रैकेट में आ गया है r² + a²। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि E2 की वैल्यू भी हमारी इतनी ही आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मैग्नीट्यूड है जितना E1 का है उतना ही E2 का है। और यही रीजन है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे वो एक ही लाइन में है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हेंस हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेंस द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर thus the net intensity will be in horizontal डायरेक्शन। तो नेट इंटेंसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जिसको हम निकाल सकते हैं कि भाई नेट इंटेंसिटी हमने ले ली E इज इक्वल टू E1 cos थीटा + E2 cos थीटा हो गया। और हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि E2 cos थीटा को हम E1 E2 बराबर हैं तो हम E2 cos थीटा को E1 cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स 2 E1 cos थीटा। अब हमने इसमें E1 की वैल्यू डाल दी है। तो देखिए एक्सप्रेशन आ गया 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r² + a² × a² by r² +
ए स्क्वायर का रूट ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, तो cos थीटा हो गया हमारा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम फिगर से देख सकते हैं। ये देखिए भाई, ट्रायंगल ए पी सी, इसमें थीटा एंगल ये है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस, बेस मीन्स a, और हाइपोटेनस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दैट्स वाई cos थीटा की वैल्यू हमने डाल दी है ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q इंटू टू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई। और फाइनली न्यूमरेटर में हमारा p आ जाएगा डायपोल मोमेंट, और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन का फाइनल फॉर्मूला आ गया है। और यहाँ पर भी हम शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर देखते हैं, अगर 2a हमारा बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू r, तो हम लिख सकते हैं कि भाई a स्क्वायर हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी होती है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फिगर में इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए भाई, नेट इंटेंसिटी हमारी लेफ्ट में है, लेकिन जो डायपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होगा, राइट में होगा। तो यही इसका कारण है, इस फॉर्मूले में हमारा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में माइनस लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई हमने यहाँ पर ले लिया है कि हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने पैरेलल लाइंस दिखाई हुई हैं, मतलब ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें अगर कोई हम डाइपोल रखते हैं, डाइपोल ले लिया हमने माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल लेंथ हमारी 2a होती है जैसा कि हमें पता है। तो चलिए भाई, हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो हो जाएगा क्यू ई, बिकॉज हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है, अब ये भाई हमारा राइट में लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। और क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई दे विल टेंड टू रोटेट द डाइपोल। तो ये डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करेंगे और रोटेट करने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे दिमाग में एक चीज ये आती है कि भाई पॉजिटिव चार्ज पे इधर राइट में फोर्स क्यों लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट में फोर्स क्यों लग रहा है। तो इसका बच्चों एक कारण है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि लेफ्ट में एक बड़ी सी प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और राइट में हमारी जो है एक नेगेटिव प्लेट होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो उन्हीं की वजह से उनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों अगर लेफ्ट में हमारी पॉजिटिव प्लेट है तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो दैट्स वाई ये चार्ज हमारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसके ऊपर फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स राइट में लग रहा है। क्लियर हो गया, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि भाई इन दिस केस द टॉर्क विल टेंड टू रोटेट द डाइपोल। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया भाई कोई भी एनी ऑफ द फोर्स इज क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा बी सी। और हम देख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से ले लिया हमने साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि भाई बी सी इज इक्वल टू आ गया ए बी साइन थीटा, या ए बी इज इक्वल टू हमारा 2a है, सो दैट इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी बी सी की, तो ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा, एंड इट बिकम्स पी ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है
और वेक्टर क्वांटिटीज को हमेशा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला आ गया है हमारा टॉर्क का वो है पी ई साइन थीटा। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम फिगर तो यही वाला कंसीडर करेंगे कि अगर हमने माना कि इस डाइपोल को हमें किसी एंगल से रोटेट करना है। इनिशियली सपोज हमने माना कि भाई थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और फाइनली ये थीटा 2 एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा। सो लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर इनिशियल एंड फाइनल एंगल्स मेड बाय द डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एज वी नो इन दिस केस, तो स्मॉल वर्क डन, जैसे हमें रोटेशनल मोशन में पता है कि भाई स्मॉल वर्क डन होता है हमारा टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में। लेकिन रोटेशनल मोशन में वर्क जो है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डी थीटा रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई टॉर्क इज इक्वल टू है पी साइन थीटा, तो भाई टॉर्क की जगह ये वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो देखिए हमने हेंस पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टॉर्क, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया पी साइन थीटा डी थीटा, और हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया है विद इन द लिमिट्स, वो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया थीटा 1 से थीटा 2 हमारी लिमिट हो गई है, और हमें पता है कि भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, और लोअर लिमिट हो गई थीटा 1, अपर लिमिट हो गई थीटा 2। तो जब हम लिमिट यहाँ पुट करेंगे, इनिशियली हमने पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है। तो ये वर्क डन आ गया माइनस पी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और इस तरीके से हम जानते हैं कि भाई जो भी हम वर्क करेंगे वो हमारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। So this work then is stored in the form of potential energy in the dipole. तो hence potential energy को हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस पी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है वर्क डन का। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। तो अगर हम कोई एक सर्कुलर रिंग लेते हैं और उसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली, तो लेट द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू, और इसका रिंग का जो रेडियस है वो ए है, और ओ इसका सेंटर हो गया रिंग का, और इससे हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए हमने क्या किया है कि एक पॉइंट ए लिया हमने टॉप पे, और एक पॉइंट हमने बी ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई अगर ये लेंथ हमारे यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया हमने dl है, और उसके ऊपर जो चार्ज जो है वो dq है। और अब हम ये भी देख सकते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम एपी जो है वो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और सपोज करिए कि पी पे जो एंगल सबटेंड कर रही है रिंग, वो हो गया हमारा ऊपर की तरफ एंगल थीटा हो गया, नीचे की तरफ भी एंगल थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक चार्ज हमारा डी क्यू स्मॉल चार्ज ए पॉइंट पे है, एक डी क्यू चार्ज हमारा बी पॉइंट पे है। तो ए पॉइंट के पे जो चार्ज है डी क्यू, उसके कारण हमने देखा कि इंटेंसिटी हमारी डी ई डैश हो गई है, और बी पॉइंट के कारण जो इंटेंसिटी होगी डी क्यू के कारण वो डी ई हो गई है। तो फाइनली हमने क्या किया भाई, ये एंगल भी हमारे थीटा थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ई के और डी ई डैश के हमने कंपोनेंट्स कर दिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो डी का कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ हो गया डी साइन थीटा। सिमिलरली डी ई डैश का कंपोनेंट हो जाएगा डी ई डैश कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, डी ई डैश साइन थीटा और नीचे की तरफ हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, आर हो गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर, Q हो गया टोटल चार्ज ऑन द रिंग,
dl हो गया है हमारा स्मॉल एलिमेंट्स एट a एंड b पॉइंट्स, ठीक है। नाउ इन दिस केस स्मॉल चार्ज ऑन ईच एलिमेंट, और ईच एलिमेंट मतलब डीएल लेंथ के जो हमने दो एलिमेंट्स ए और बी पे कंसीडर किए हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा हमारा वो डी क्यू है। तो वो हम देख सकते हैं कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू डीएल, ये हमने कर लिया। तो ये सिंपली हमारा यूनिटरी मेथड से आ सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर पूरे रिंग पे चार्ज हमारा क्यू है, यानी 2 पाई ए लेंथ पे चार्ज कितना है क्यू, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई ए, और डीएल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, करेक्ट। तो ये डी क्यू की वैल्यू आ गई। फाइनली हमने क्या किया है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएल एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई भाई डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डी क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर कर दिया हमने, और ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर वो ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो भाई अगर हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो ये हो गया हमारा ए पी, इसका मतलब ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कौन सी है, डी डैश। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी डी ई लिखी है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डी ई डैश, ठीक है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि भाई इसी तरीके से जब बी पॉइंट से हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो डीई आ जाएगी, और डीई का भी मैग्नीट्यूड इतना ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिमिलरली डी डैश इज आल्सो हैव द सेम मैग्नीट्यूड, since there are many elements, hence we will add all the horizontal components. Note that the vertical components will cancel out each other. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो भाई क्योंकि डी ई और डी ई डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी हमें कौन सी मिलेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो तो कंपोनेंट हमें ऐड करने नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे डीएल होंगे, ठीक है। तो हम किसी एक कंपोनेंट को उठा लेंगे डी कॉस थीटा को, और उसको समेशन कर देंगे या उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे डीएल के कारण सभी कंपोनेंट्स को एडअप करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू समेशन डी कॉस थीटा लिख दिया हमने, और डी की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं फिगर से। अगर ये एंगल थीटा है तो बेस हो गया हमारा आर, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये देखिए इस तरीके से हमने वैल्यू डाल दी, और अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, द वैल्यू ऑफ डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू भी हम डाल देंगे, डी क्यू हमने निकाल लिया क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल हो गया था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई क्यू आर अपॉन में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए हमने नीचे ले लिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, समेशन डीएल हो जाएगा। और समेशन डीएल का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम सारे डीएल कंपोनेंट्स जोड़ देते हैं तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, यानी 2 पाई ए। तो समेशन डीएल को हम 2 पाई ए लिख देते हैं। तो 2 पाई ए कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट वो सॉरी ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा किसी पॉइंट पे एक्सिस पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, व्हेन P इज एट द सेंटर ऑफ द लूप, अगर P पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द रिंग पे ले आए या सेंटर पे ले आए तो R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में जैसे ही हम R इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी नेट इंटेंसिटी विल बी 0 व्हेन P पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर। तो रिंग के सेंटर पे अगर किसी चार्ज के ऊपर यूनिफॉर्मली भाई चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है रिंग के ऊपर,
तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि आर अगर हमारा बहुत ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, रिंग के रेडियस से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम ए को निगलेक्ट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा हमारा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। ये वही फॉर्मूला आ जाता है हमारा, जो एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी हम आर डिस्टेंस पे निकालते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हमारे ओपी के अलोंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा, ये था हमारा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं, तो ये हमारा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक का पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट चैप्टर में अब हमारे पास गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अपने कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनको आप करने की कोशिश करेंगे अपने आप, और इनको एक बार देखिएगा। तो इसी तरीके से मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, टॉर्क से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन दिस फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पे मेरे ख्याल से इंटेंसिटीज आपको निकालनी है। और ये है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कि भाई हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं और इनके कारण कोई ऐसा पॉइंट निकालना है अलोंग दीज चार्जेस कि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी हो, 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको एक बार आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो उसमें हम लोग करेंगे अपना गॉस थ्योरम के बारे में। तो इसी के साथ बच्चों, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स, थैंक्स ए लॉट।